क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखेंगे? कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक, किसके? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब हमारे रसायन की तो बहुत सारी शाखाएं हैं, इसकी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ये सारे क्या हैं? इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। आप लोग स्कूल के बाद बड़े कॉलेजों में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं को जानते जाओगे। ठीक है, तो अभी आप लोग के 11th और 12th के लिए क्या क्या अवेलेबल है, मतलब क्या क्या जरूरी है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, मीन्स भौतिक रसायन, जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, केमिस्ट्री के अभी 3 भाग आप लोग, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन या कार्बन से बने यौगिकों का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसका जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे वह शाखा हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एक दो एग्जाम्पल आ भी जाते हैं तो वो अपवाद समझ लेना उसको। ठीक है, तो उसका मतलब उस शाखा में जिसका अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि ये सब जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ये अभी जो पढ़े थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बीबीटी, संयोजकता कोष के बारे में जानना, पीरियोडिक टेबल के उसके एलिमेंट के संयोजी कोष, ये सारे क्या में जाएंगे? हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, अब एक बात और बताई थी, फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, मीन्स भौतिक रसायन। इसको डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर, अब बहुत सारी अवधारणा है भाई, हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत सारी अवधारणा बनाए हैं। ठीक है, तो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर किसी भी रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटना, उसके फिनोमिना मीन्स घटना। ठीक है, तो बहुत सारी रासायनिक प्रणालियों, अब कोई भी हम लोग रासायनिक क्रिया करवा रहे हैं तो उसमें कुछ ना घटना घटित हो ही गई। तो घटना घटित होगी तभी ना हम लोग उसके उसको व्याख्या कर पाएंगे कि हाँ, कि आज हम लोग ये रासायनिक क्रिया करवाए तो इसमें जो भी आप लोग को उसमें घटना देखने को मिलेगी, कौन कौन से माध्यम से या कौन कौन से परिघटनाओं से होकर वो चला है वो हमारा रासायनिक क्रिया। तो इन सब का अध्ययन हम लोग जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो कि हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक रसायन। फॉर एग्जाम्पल वांट हाफ, ओस्टवाल्ड के तुल्यता का नियम, आर्हीनियस के सिद्धांत, ये सारे क्या में जाएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे आप लोग का अभी जस्ट पढ़े थे एक टॉप, इससे पहले पढ़ रहे थे हम लोग थर्मोडायनामिक्स, ये सभी हमारे किस में आएंगे? भौतिक रसायन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के। ठीक, तो आइए आज देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसके सारे इंट्रोडक्शन ये सब को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं। देखो क्या दिया यहाँ पर? जैव बल सिद्धांत के अमान्य हो जाने के पश्चात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक शब्द अपना मूल अर्थ खो बैठे। ठीक, किंतु अभी भी रासायनिक यौगिकों के वर्गीकरण में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। तो कोल्बे, केकुले और बर्थेलो ने अपने कार्यों में से दर्शाया कि कार्बनिक रसायन कार्बन के उन यौगिकों का रसायन है जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन के मध्य बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसकी श्रृंखला बढ़ती जाएगी, जिससे हमें एक नया कंपाउंड प्राप्त होगा। तो उसका अध्ययन किस में करेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, ये बहुत सारी कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, इसको आप लोग पढ़ना, मैं कोर्स से भगाते जा रही हूँ। ठीक है, तो अब एक देख लेते हैं इसका मेन डेफिनेशन। देखो क्या दिया है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है।
किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए। तो एक वर्ड यहाँ पर आया है हाइड्रोकार्बन। तो कार्बनिक यौगिक किससे किससे मिलकर बनेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, देखो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संश्लेषण से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखो फॉर एग्जाम्पल CH4। अब ये किससे किससे मिलकर बना है? एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो इन दोनों का जो संश्लेषण हुआ है तो इससे कंपाउंड प्राप्त हुआ है हमें, जिसका नाम क्या है? मेथेन। ठीक, अब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये मेथेन जो हमारा बना है, तो अब हम लोग जान गए कि ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसके अब यहाँ से हम लोग मेथेन के बारे में सब चीज़ पता लगा सकते हैं कि इसका शेप क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन से इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इस प्रकार हम कार्बनिक यौगिकों का इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। उपर्युक्त परिभाषा अधूरी प्रदर्शित होती है क्योंकि बहुत से कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जो अकार्बनिक स्वभाव के होते हैं। अब देखो हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, मीन्स अपवाद। ऐसा कुछ हमारे केमिस्ट्री में ही बहुत सारे हैं जिसको हम लोग मानना ही पड़ता है। इसके लिए कोई भी रूल या नियम कोई भी लागू नहीं हुए हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको हम लोग मान के ही चलना पड़ता है हमारी किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो कार्बन है ही, लेकिन इसको क्या बोल रहा है यहाँ? कार्बनिक यौगिक इसको नहीं माना जाता। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। उपर्युक्त परिभाषा अधूरी प्रदर्शित होती है, जिसके अभी जस्ट डेफिनेशन पढ़े थे उसको अधूरी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जो अकार्बनिक स्वभाव के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अकार्बनिक यौगिक हैं, जबकि इन सभी में कार्बन उपस्थित है। अब कार्बन उपस्थित है फिर भी इसको नहीं मान रहे हैं। आगे देखते हैं। कार्बनिक यौगिक की संरचना का विस्तार से अध्ययन करने पर प्रदर्शित होता है कि इन सभी में कार्बन उनका आवश्यक घटक होता है। अब इसमें इन सब में इसके मेन घटक किसको मानेंगे? कार्बन को। ठीक है, तथा ये हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से अपरिवर्तनीय रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं पाए जा रहे हैं। और हम क्या पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में? कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, इसलिए इन सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंतर्गत नहीं, मतलब कार्बनिक कंपाउंड नहीं मान रहे हैं। ठीक, ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस आदि क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को इन तत्वों द्वारा विस्थापित करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या है? नाइट्रोजन सब जानते हो, ऑक्सीजन जानते हो, सल्फर जानते हो, हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जिसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। तो ये फंक्शनल ग्रुप द्वारा कार्बन से जो हाइड्रोजन उसमें उपस्थित होते हैं उसको क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं और क्या बनाते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ अगर मान लो CH4 है प्लस यहाँ Cl2 है। अब यहाँ का एक Cl यहाँ के एक हाइड्रोजन को निकाल करके इधर क्या बना देगा? HCl। तो क्या बन जाएगा इधर? CHCl। ठीक है, CH3Cl बचा इसके पास। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा रिमूव करवाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? हेलो एल्केन। ठीक, यहाँ पर हम लोग को हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। हेलो मतलब यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, तो एक कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त हो गया। इसी को यहाँ समझा रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस आदि उपस्थित हो तो हाइड्रोकार्बन, अब ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को इन तत्वों द्वारा विस्थापित करने पर बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया तो हमारा एक हेलो एल्केन बना प्राप्त। ठीक, इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में हम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि कार्बन के लिए उसकी टेट्रावेलेंसी किस प्रकार होती है। सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य तत्व है, इसकी संयोजकता 4 होती है।
कार्बन की परमाणु संख्या 6 होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निम्नानुसार होता है। देखो 1s² 2s², 2p2। अब 2p2 के लिए भी इसको बांटेंगे, एक px के लिए, एक p1 के लिए और pz में 0। क्यों? क्योंकि p कक्षा में 2 आ रहे हैं। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अतः बाह्य कक्षा या संयोजी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 3, 4। ये कौन सा कक्षक है? बाह्य कक्षक है, ठीक। जिससे सामान्य रूप में अक्रिय गैस के समान अष्टक पूरा होने के लिए, अब अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी इसको, ठीक। तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु C-4 या C++ बनना उच्च ऊर्जा की आवश्यकताओं के कारण संभव नहीं होता। अब ये अपना अष्टक को पूरा करने के लिए 4 को लेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, ठीक है। तो इसमें बता रहा है जो संभव नहीं होता, जो कि सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। तो कार्बन दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। कौन? हमारा कार्बन, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में कार्बन आवश्यक तत्व होता है, इसलिए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रासायनिक बंध का स्वभाव हमेशा क्या होता है? सहसंयोजी बंध, ठीक। अब कार्बन चतुसंयोजी होता है, अतः दूसरे अणु के साथ 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, जैसा कि नीचे दिया गया। अब इस एग्जाम्पल में देखो, ये कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ अपना संयोजकता पूरा कर रहा है। ये कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया है और अपनी संयोजकता को पूरा कर रहा है। अब यहाँ देखो, ये कार्बन इस तीनों हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ मिलकर अपनी संयोजकता को पूरा कर रहा है, और ये कार्बन इस तीनों हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ अपने बंध के लिए चारों संयोजकता को पूरा कर रहा है। ये कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन और ये क्लोरीन इस बंध के साथ अपनी संयोजकता को पूरा कर रहा है। मतलब यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूर्ण है। जब भी हम कार्बनिक रसायन के बारे में जब भी हम लोग अध्ययन करते रहते हैं, तो कोई सा भी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं या कोई से भी रिएक्शन बनाते हैं, कोई भी नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है या नहीं। अगर कार्बन की संयोजकता 4 कहीं पर पूरा नहीं हुई तो हमारा वो समीकरण या वो इक्वेशन या वो जो हम लोग समीकरण संतुलित करते हैं, वो सारा क्या होगा? रॉन्ग माना जाएगा। हमेशा कार्बन की संयोजकता को देखना, ठीक। जब तक संयोजकता पूर्ण नहीं होगी, हमारा कार्बन टेट्रावैलेंसी में नहीं आएगा, मतलब उसकी चतुसंयोजकता हम उसको नहीं कह सकते, ठीक। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या के आधार पर कार्बन की बाह्य कक्षा में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, x में और p में। इस आधार पर कार्बन की संयोजकता क्या होगी? 2 होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है, ठीक। अब हम लोग तो मान रहे हैं कि 4 संयोजकता है, लेकिन इसके बाह्य कोश में ये 2 है, लेकिन अब इसके आधार पर तो 2 माना जाएगा, लेकिन 2 नहीं माना जाएगा। इसको जोड़ेंगे सबको, S के लिए और P के लिए 2, 3, 4। आ गया समझ में? अतः यह माना जाता है कि उत्तेजित अवस्था में कार्बन की बाह्य कक्षा S, अब यहाँ पर S में कितना है? 2। तो A सबकोश से 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अब यहाँ जाएगा भाई। अब यहाँ पर इसके बॉन्ड को कार्बन के चारों बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर जेट क्या है? हाफ फील्ड है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ से एस कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उत्तेजित होकर किस में जाएगा? जेट में। तो अब कार्बन के कितने कक्षा हो जाएंगे अर्धपूरित? 1, 2, 3, 4। अब ये चारों कक्षक किसी दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन से अपना साझा करके क्या करेंगे? अपने कक्षक को पूरा करेंगे और अपनी संयोजकता का निर्माण करेंगे, ठीक। आगे दिया है, देखो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से 1 उत्तेजित होकर कहाँ चला गया? पीजेड में। यहाँ पर 0 था, अब यहाँ आ गया तो क्या होगा? इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ गया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ गया। इस स्थिति में कार्बन की चतुसंयोजकता की व्याख्या हो जाती है। अब कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साझा से होता है, अभी भी बताई थी। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तभी ना साझा करेगा। अब साझा करके तो अपने कक्षक अपने जो उसके एक विन्यास हैं ऐसे, अब ये इसको बोलते हैं अर्धपूरित। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो इसमें पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कोष, ठीक है।
तो इस स्थिति में कार्बन की चतुसंयोजकता की व्याख्या हो जाती है, क्योंकि अब 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साझा से होता है, न कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, साझा करेंगे। परंतु इस स्थिति में यह प्रश्न भी अनुत्तरित रहता है। देखो अभी भी ये मतलब कंप्लीट नहीं है कि कार्बन मतलब कंफर्म नहीं है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समान क्यों होती है, जबकि चारों इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तो अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखो चारों इलेक्ट्रॉन किस एक किधर है, अब चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले इधर हैं और जो साझा कर रहे हैं उसकी स्पिन किधर है, इधर है। तो चारों इलेक्ट्रॉनों की स्थिति अलग अलग है। इसका उत्तर संकरण है। देखो मेन यहाँ पर इसका उत्तर मिला। क्या है इसका उत्तर, जो कि चारों इलेक्ट्रॉन की स्थिति अलग अलग है, फिर भी ये चारों मतलब क्या माने जा रहे हैं, संयोजकता। तो इसका मेन उत्तर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो अब इधर देखो, कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक। हाइब्रिडाइजेशन की धारणा से प्राप्त होता है, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपस में क्या होगी, बराबर। अब संकरण में भाग ले रहे हैं ये लोग, तो ये अर्धपूरित कक्षा अब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को साझा करके क्या करेंगे, नए संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे ना। यही तो हमारा डेफिनेशन है, किसका, संकरण का। ठीक, तो जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपस में बराबर होती है तथा sp3 संकरण से कार्बन की चारों संयोजकताएं समान होती है। अब देखो ये किसका एग्जाम्पल है, मेथेन का। ठीक, CH4 मेथेन के लिए ले रहे हैं, CH4। ठीक, कार्बन CH4 हो गया, तो इसमें क्या पाया जाएगा, sp3 संकरण। क्यों, क्योंकि इसमें चारों बंड क्या है, सिंगल सिंगल है, और चारों में क्या बंड पाया जा रहा है, सिग्मा बंड। ठीक, तो आगे देखते हैं, चारों संयोजकताएं समान हो जाती है। संकरण की धारणा का आगे वर्णन अब इस मॉडल के अनुसार करेंगे। देखो क्या दिया है, ली बेल तथा वान ट हाफ का मॉडल सन 1874 ईस्वी में किए थे। इन रसायन विज्ञानकों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एक सम चतुष्फलक के शीर्षों की ओर झुकी हुई होती है। अब ये एक सम चतुष्फलक है, अब इसकी क्या है, ये शीर्ष झुके हुए हैं। ठीक, जब कार्बन परमाणु की इस सम चतुष्फलक के केंद्र पर, अब ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट, ये कार्बन, तो केंद्र पर स्थित माना जाता है। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक संयोजकताओं के बीच 109 अंश और 28 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा ना यहाँ पर। ठीक, sp3 में भी देखे होंगे, अमोनिया के लिए भी या CH4 के लिए भी, उसमें जो बॉन्ड एंगल का मान कितना पाया जाता है sp3 में, 109 अंश 28 डिग्री। ठीक, तो ली बेल तथा वान ट हाफ के कथन की पुष्टि अनेक भौतिक एक्सरे, यहाँ पर एक वर्ड है एक्सरे। एक्सरे किरण क्या होता है, ये इसका अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री में करते हैं, ये किरण है। ठीक, तो इस किरण के आधार पर बहुत सारे इसके भौतिक अध्ययन है और रासायनिक विधियों से भी की जाती है। किसके कथन की पुष्टि, कि हमारा ये कार्बन की जो इसकी वैलेंसी वो टेट्रा वैलेंसी किस प्रकार आ रही है। ठीक, ऐसा समझ में। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता किस प्रकार होती है और उसके बॉन्ड किस प्रकार बनते हैं, किससे, ये हाइड्रोजन से, जो कि चारों हाइड्रोजन के बॉन्ड से मिलकर क्या बन रहा है, sp3 संकरण बन रहा है। देखो यहाँ पर कितनी सारी जानकारी प्राप्त हो गई। इसकी वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी, इसकी संयोजकताएं कितनी होती है, इसके शेप क्या है, इसके बॉन्ड एंगल क्या पाया जा रहा है, ये सारे किसमें हम लोग अब मिला, कार्बन की चतुसंयोजकता का जब हम लोग स्टडी किए तो। ठीक, इस प्रकार आगे देखते जाएंगे। ठीक, आज की क्लास यहीं पर आप करती हूँ, आप लोग भी पढ़ के आइएगा, कल से फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।